हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ा दिया गया है। और आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए अध्याय की, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये आपके क्लास 12 की फिजिक्स विषय का चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। बाकी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक के हिसाब से तो ये कोई भी आगे चैप्टर हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में ज़्यादा चैप्टर है ना। तो एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य को। चलिए यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को एकदम बेसिक लेवल से। आप सभी लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। इस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आप इस क्लास को अच्छे तरीके से पहले समझिए। जब क्लास को समझ जाएंगे तो पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करा देंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो आपकी होती है चुंबक से। कहाँ से होती है भाई? चुंबक से होती है। गिरे ना ये। इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? चुंबक से। तो आप पहले हेडिंग लगा सकते हैं चुंबक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे चुंबक क्या होता है, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं ना, चुंबक के बारे में जानेंगे। देखिए, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। हम कह सकते हैं चुंबक वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं चुंबक। ठीक, चुंबक जो होता है वह दो प्रकार होता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है भाई। चुंबक जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, बहुत ध्यान से समझिएगा। और नंबर 2 अगर हम बात करें, नंबर 2 पर हम बात करेंगे कृत्रिम चुंबक की। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाए, ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को हम क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हम पीडीएफ दे देंगे। क्लास आप पहले अच्छे से समझिए, है ना। जो भी आपको हम बोल रहे हैं इसकी पीडीएफ ही आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को हम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दे देंगे पीडीएफ का। जैसे मान लीजिए आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं या नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देंगे। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक चुंबक का जो आकार और आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है। किसी भी आकृति का चुंबक ये हो सकता है। और इस चुंबक की एक खास बात है कि इस चुंबक की जो प्रबलता होती है, यानी आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कृत्रिम चुंबक से कम होती है। अच्छा, अब प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण की अगर बात करें, तो प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटाइट। ये एक प्राकृतिक चुंबक है ना। आगे बात करेंगे कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? तो मानव निर्मित चुंबक जो होता है, ऐसा चुंबक या मानव निर्मित चुंबक को हम कह सकते हैं कृत्रिम चुंबक, है ना। मानव निर्मित जो चुंबक होता है उसे कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। ये चुंबक स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि मानव द्वारा निर्मित होता है। और इस चुंबक की जो प्रकृति होती है या आकार होती है, उसको हम अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। किसी भी आकार के रूप में हम इस चुंबक को ढाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसकी आकृति और आकार की बात करें तो निश्चित नहीं होता है, कोई भी आकृति आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक का आकार व आकृति निश्चित होती है। हम उसको किसी भी आकृति के रूप में ढाल सकते हैं या किसी भी आकृति के रूप में बना सकते हैं। कृत्रिम चुंबक में जैसे नाल चुंबक हो गया, ठीक है, दंड चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गई। इन चुंबकों को हम क्या कहते हैं भाई? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उदाहरण करके आप लिख सकते हैं नाल चुंबक, उदाहरण मैं आपके सामने लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दंड चुंबक, इन चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहा गया है। आदि करके आप लिख सकते हैं। चुंबकीय सुई भी आपका क्या है? कृत्रिम चुंबक है। चलिए भाई, तो आप सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी कि चुंबक क्या है। वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। प्रकृति में चुंबक, या हम बात करें चुंबक के प्रकार की, तो चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे मैग्नेटाइट। और मानव निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और इस चुंबक की प्रबलता
प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता से ज़्यादा होती है, मतलब ये वस्तुओं को ज़्यादा तेज़ी के साथ आकर्षित करता है, इसकी प्रबलता ज़्यादा होती है। और इसको हम किसी भी आकृति आकार के रूप में डाल सकते हैं, आकृति आकार दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लिख सकते हैं नाल चुंबक और दंड चुंबक। इसके बाद आगे हम बात करेंगे और हमारी इस चैप्टर की अगली हेडिंग हो जाएगी चुंबकत्व। कौन सी हेडिंग हो जाएगी भाई? चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है? हमने अभी आपको बताया कि जो चुंबक होता है वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक किसी वस्तु को जब आकर्षित करता है तो चुंबक को किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है, इसी गुण को हम कहते हैं चुंबकत्व। चुंबक द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम कहते हैं चुंबकत्व। एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हो, क्योंकि चैप्टर का नाम भी चुंबकत्व ही था, इसलिए चुंबकत्व की परिभाषा आना बहुत ज़रूरी है। द्रव्य तो सब कोई जानता है, वे चीज़ें जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकें, सुन सकें, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू भी सके, हाथ पैर नाक मुंह द्वारा अनुभव कर सके जिनका, वे सारी वस्तुएं द्रव्य कहलाती है। ये चीज़ आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन चुंबकत्व की बात करें तो यहाँ पर चुंबकत्व की परिभाषा हो जाएगी, चुंबक छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है और ये आकर्षित करने का गुण जो होता है यह चुंबक का कौन सा गुण कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। चलिए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक ओपन करके देख लीजिएगा। इस बार की नई पीडीएफ एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिएगा और चैप्टर नंबर 5 ओपन कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलेगा? चुंबकीय बल रेखाएँ। क्या देखने को मिलेगा? चुंबकीय बल रेखाएँ क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न वे बल रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। क्या लिखेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न वे रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है, ऐसी भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करें तो जो आप लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे उनसे क्या अलग गुण नहीं है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं में आपने पहला गुण पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। उसी तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं को आप देखिए, ये प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चुंबक का एन ध्रुव हो गया, चुंबक का एस ध्रुव हो गया। एक कागज पर दंड चुंबक को रख दीजिए और लोहे का जो बुरादा है वो बिखेर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हिलाइए मेज को, तो चुंबकीय बल रेखाएं आपको प्रतीत हो जाएंगी, मतलब मिल जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हुई मिल जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव धन ध्रुव से निकलती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर समाप्त होती हैं, और ये वक्र बनाते हुए अंदर भी इनकी दिशा होती है साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो चुंबकीय बल रेखा, जैसे उसमें वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आप क्या कहते थे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, तो इनका गुण हो जाएगा ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर क्या होती हैं भाई? समाप्त होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर, मतलब दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं, और इनकी अंदर जो दिशा होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, मतलब दक्षिण टू उत्तर होती है, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण। बात करें दूसरा गुण, तो आप लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं में क्या पढ़ा था? अभी ये भी बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है भाई, है ना। वैद्युत बल रेखाओं में दूसरा गुण आप लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं जहाँ जहाँ पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है। तो उसी तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होता है, और जहाँ ये बल रेखाएं दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का दूसरा गुण कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। बात करें तीसरे गुण की, तो आप लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं में कहा था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और जब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो तुम सोचो कि अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को काट दी तो काट देने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाओं को प्रदर्शित होगी कि नहीं होंगी? जैसे ही दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसकी एक ही दिशा होनी चाहिए। तो कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि जो स्थिति है वो असंभव है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता।
अच्छा, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चल गई कि 3 गुण काफ़ी हैं, है ना, 3 गुण आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हैं। पहला गुण आप क्या लिखेंगे भाई कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ मतलब उत्तर से निकलकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं और इनके अंदर जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दूसरा, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटेंगे तो काटान बिंदु पर 2 दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। तो इस तरीके से मैंने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी आप सभी लोगों को करा दिए। कोई दिक्कत, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। किस में होती है भाई? बंद वक्र के रूप में, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में नहीं होती। यही चुंबकीय बल रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो इस तरीके से आप चुंबकीय बल रेखाओं के 4 गुण लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह एक बंद वक्र भी बनाती हैं। तो मैंने आप लोगों को जो थ्योरी पोर्शन का मामला था, चुंबक के प्रकार, है ना, प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, धारावाही प्रणालिका का एक क्षण चुंबक के रूप में व्यवहार। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक में ये आपका है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी बुक जो नई वाली आई है 25-26 वाली, उसमें ओपन करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। मतलब ये सबसे पहले यही हेडिंग है, यही एक डेरिवेशन है। तो अगली हेडिंग लगाइए कि एक छोटा सा डेरिवेशन है, नहीं तो ये पूरा जो चैप्टर है ये थ्योरी बेस है, ठीक है। तो अगली हेडिंग हो जाएगी धारावाही प्रणालिका का, धारावाही प्रणालिका का क्षण चुंबक, जिसको दंड चुंबक कहते हैं, दंड चुंबक के रूप में व्यवहार, जिसको चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं आप, है ना। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं वैसे बहुत आसान शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। इसमें यही डेरिवेशन है, एक छोटा सा रिलेशन है इस चैप्टर में। अगर हम बात करें धारावाही प्रणालिका, तो मैंने धारावाही प्रणालिका के बारे में आपको अच्छे से बताया है कि कोई कुचालक पदार्थ की पाइप हो या दप्ती हो, ठीक है, उस पर तांबे के तार के फेरों को लपेट करके उसको बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो बन जाती है एक धारावाही प्रणालिका बन जाती है और ये एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। जैसे चुंबक में गुण पाए जाते हैं आकर्षित करने का गुण, इसमें भी आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके बाद अब इसको आज हमें बताना है कि ये जो धारावाही प्रणालिका है आपकी, यह एक क्षण चुंबक के रूप में कार्य करती है। क्षण चुंबक जैसे कार्य करता है, क्षण चुंबक के कारण जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी तरीके से धारावाही प्रणालिका भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अर्थात उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उतना होता है। आप लोगों ने एक दंड चुंबक के कारण, जैसे दंड चुंबक आपका ये है, दंड चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो आपका आया था μ0/4π2m/r³ आया था कि नहीं आया था, और निरक्षीय स्थिति में m/r³ आया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम ले लेंगे एक धारावाही प्रणालिका। सबसे पहले क्या ले लेंगे? एक धारावाही प्रणालिका ले लेंगे। ये धारावाही प्रणालिका हो गई और इस धारावाही प्रणालिका की त्रिज्या कितनी है? a। क्या लिखेंगे? माना एक 2l लंबाई, ये कितनी लंबाई की है भाई? 2l लंबाई की एक धारावाही प्रणालिका जिसकी त्रिज्या स्मॉल a, ठीक। ये धारावाही प्रणालिका की अक्ष हो गई और धारावाही प्रणालिका की अच्छी स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति में एक बिंदु यहाँ पर हम ले लेंगे P, जो कि धारावाही प्रणालिका के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर होगा? R दूरी पर होगा। जैसे हमने दंड चुंबक के कारण मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया था और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो आई थी μ0/4π2m/r³। उसी तरीके से इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस धारावाही प्रणालिका के कारण मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे और उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वही व्यंजक प्राप्त करेंगे जो एक दंड चुंबक के कारण आया था, यानी एक क्षण चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में आया था। अगर इसके कारण भी वही व्यंजक आ गया 2m/r³, तो हम ये कह सकते हैं कि एक धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक के रूप में कार्य करती है या व्यवहार करती है, उसी तरीके से रहती है, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने एक मान लिया धारावाही हमारे पास प्रणालिका है, ठीक है। धारावाही प्रणालिका के एक अल्पांश खंड ले लेते हैं, अवयव ले लेते हैं और इसकी लंबाई को हम बोल देते हैं dx।
इसकी लंबाई को कितना बोल देते हैं भाई dx। इस अल्पांश भाग की लंबाई कितनी है dx, और ये अल्पांश भाग जो है ये मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो इस अल्पांश जो मैंने भाग को बनाया है, इस अल्पांश भाग से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे r माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी r है, तो इस अल्पांश भाग से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, क्योंकि ये दूरी आपकी x है। इतनी बात बताइए पहले समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उसकी अच्छी स्थिति में, केंद्र से अच्छी स्थिति में या केंद्र के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश एक r दूरी पर बिंदु P माना था और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। लूप के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली, प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। इन सभी में एक कॉमन बात थी, जिसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती थी, सबसे पहले उसके अल्पांश अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे और फिर संपूर्ण के लिए क्या कर देते थे, समाकलन कर देते थे। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश भाग लिया dx धारावाही प्रणालिका का, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण हम क्या करेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप ऊपर लिख सकते हैं माना ढाना कि माना कि हमारे पास 12 लंबाई का धारावाही प्रणालिका है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। धारावाही प्रणालिका के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, धारावाही प्रणालिका के अल्प खंड अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालेंगे भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम dB बोलेंगे क्योंकि अल्प खंड अवयव के कारण निकाल रहे हैं, तो अल्प ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अच्छा, तो ये चूंकि जो अल्पखंड अवयव एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में है, और वृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मैंने आप लोगों को कराया है उसका व्यंजक आया था μ0, है ना, कैपिटल N I a स्क्वायर, a जहाँ त्रिज्या थी, और 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2, यही व्यंजक आया था ना आपका, ध्यान से समझिएगा। n क्या थी, फेरों की संख्या। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो धारावाही प्रणालिका माना है इसके प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई के मतलब 1 मीटर की लंबाई में फेरों की संख्या को हम स्मॉल n मान के चलते हैं, ये बात ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैंने अल्पांश भाग लिया dx, तो dx में टोटल लंबाई के फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू में dx। भाई 1 मीटर में लंबाई के फेरों की संख्या कितनी है, n आपने मानी है, तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू में dx हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो dB बराबर हो जाएगा μ0, n की वैल्यू हो जाएगी n इंटू में dx, अल्पांश लंबाई में फेरों की संख्या टोटल हो जाएगी n इंटू dx। कैसे हो जाएगी, 1 मीटर में n, तो dx लंबाई में कितने हो जाएगी, n इंटू dx, और इंटू में I a स्क्वायर बटे में आ जाए 2, और देखिए a स्क्वायर त्रिज्या हो गई, r वो डिस्टेंस होती है जहाँ से जहाँ बिंदु P माने होते हैं। तो अल्पांश भाग के कारण जो दूरी है वो आपकी r माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 3/2, यही तो है। अल्पांश क्या किया, अल्पखंड अवयव के कारण धारावाही प्रणालिका के अल्पखंड अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो a दूरी है वह x की तुलना में क्या है, बहुत छोटी है। x जो दूरी ये वाली है वो a की तुलना में बड़ी है, तो ये हो गई क्या भाई, आपकी छोटी दूरी हो गई। छोटी दूरी a बन गई कि नहीं बन गई। तथा अगर हम बात करें x, तो x जो है वो बहुत छोटा है किसकी तुलना में, 2l यहाँ पर बड़ी दूरी है, और x क्या हो गई, छोटी। अब देखिए a x से छोटी हो गई और x जो हो गया 2l से छोटा हो गया, तो कुल मिला के a और x दोनों वैल्यू छोटी हो गई कि नहीं छोटी हो गई। और डेरिवेशन में छोटी दूरियों को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ये पूरा आपका आया है नीचे ब्रैकेट में क्या आया है, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें a और x दोनों छोटी दूरियां हो गई, तो छोटी दूरियों को हम नेगलेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो x और a को जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर और होल पावर कितना था आपका 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा r³। अर्थात इस पूरी वैल्यू के स्थान पर हम लोग r³ लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, r³। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से जो dB हो जाएगा अल्पखंड अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो हो जाएगा μ0 n इंटू में dx इंटू में I a स्क्वायर बटे में 2 था, और इस पूरी वैल्यू के स्थान पर हम कितना लिखेंगे भाई, r³ लिखेंगे। तो हमने धारावाहिक प्रणालिका के
अल्पखंड अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब हमको चाहिए तो धारावाहिक प्रणालिका, संपूर्ण धारावाहिक प्रणालिका के कारण, तो लिखेंगे अतः संपूर्ण धारावाही परिनालिका के कारण, धारावाही परिनालिका के कारण क्या भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर भाई, बिंदु P पर, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो अब जब संपूर्ण के कारण निकालेंगे तो जो अल्प के कारण आया उसका समाकलन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर लंबाई कितनी है, 2l है, तो जो लिमिट हो जाएगी वो -l से +l हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे -l से +l क्यों हो जाएंगी, जैसा समझिए हम यहाँ पर dx का समाकलन करेंगे, ठीक है, क्योंकि dx का क्यों समाकलन करेंगे, क्योंकि अल्प का हम करने क्या जा रहे हैं, संपूर्ण। तो जब dx का समाकलन करेंगे और l से l रख देंगे तो dx का समाकलन x हो जाएगा, और लिमिट अगर l से l कर दिया, ठीक, तो क्या आप बताइए, अगर प्लस से प्लस कर देंगे l 2l हो जाएगा, तो अपर लिमिट पहले रखेंगे x के स्थान पर, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो बताइए 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 0 लंबाई के कारण थोड़ी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -l से +l रखेंगे तभी 2l आएगा। तो 2l लंबाई के कारण निकालना है तो लिमिट हो जाएगी -l से +l। अब देखिए यहाँ पर -l से +l, dB की बात करें तो dB की वैल्यू आपकी आ गई है μ0 n इंटू में स्मॉल dx i a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2r³। अब समाकलन करते समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे dx है तो x वाले अंदर रखेंगे बाकी सबको बाहर, dx में x वाला यहाँ कोई नहीं तो dx को अंदर रखेंगे बाकी सबको बाहर, तो b बराबर ये हो जाएगा μ0, है ना, और n भी बाहर हो जाएगा, i भी बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बटे में 2r³ बाहर हो जाएगा। समाकलन केवल और केवल अगर होगा भी तो dx का होगा, तो हो जाएगा μ0 ni a स्क्वायर बटे में 2r³, और समाकलन dx का हो जाता है x, लिमिट -l से +l। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम धारावाहिक प्रणालिका के कारण क्या कर रहे हैं, बिंदु P पर अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, और वो जैसे दंड चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र आया था, अगर उतना ही आ जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि धारावाहिक प्रणालिका एक क्षण चुंबक के रूप में व्यवहार करती है या क्षण चुंबक के समान व्यवहार करती है। चलिए आगे देखते हैं भाई, है ना, आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। अब आगे यहाँ पर बात करें तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे μ0 ni a स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2r³। यहाँ पर x आया कि नहीं आया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी आपकी -l है, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0 ni a स्क्वायर बटे में 2r³, गुणे में l और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2l। ध्यान दीजिएगा, जब अल्प लंबाई के कारण एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n माने थे, तो जब टोटल फेरों की संख्या आपने निकाला dx लंबाई में तो n इंटू में dx हो गया। अब टोटल आप 2l लंबाई में फेरों की संख्या निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 2l इंटू में स्मॉल n, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं b बराबर लिख सकते हैं μ0 स्मॉल n इंटू में इसको 2l अगर कर दिए तो 2l लंबाई में कुल फेरों की संख्या ये हो जाएगी कि नहीं, और प्रणालिका की कुल लंबाई कितनी थी, 2l ही तो थी, तो ये जो n गुणे 2l है ये किसको व्यक्त करेगा, कुल लंबाई में फेरों की संख्या को, क्योंकि 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या को अगर n माना है तो 2l लंबाई में फेरों की संख्या को n इंटू में 2l लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा आगे आ जाएँ तो ये हो जाएगा i। अच्छा ऊपर हम पाई से गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं, पाई से, और इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे भी पाई से गुणा कर देंगे भाई, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, 2 पाई हो जाएगा, और ये r³ हो जाएगा। अब हम जानते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा है कि m बराबर होता है फेरों की संख्या कुल i और कैपिटल A, होता है कि नहीं होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो b बराबर ये μ0। अच्छा ये चीज़ बताओ, कुल फेरों की संख्या है तो है, अगर कुल फेरों की संख्या को n से व्यक्त कर दे कोई समस्या, और इंटू में हो जाएगा i, और पाई a स्क्वायर क्या हो गया, क्षेत्रफल है समतल वृत्ताकार कुंडली का, है ना, और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई r³। तो ये आपका हो जाएगा μ0 ni जो होता है वो कैपिटल M के बराबर होता है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं हम, और बटे में आपका हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा r³। तो b बराबर आपका आ जाएगा μ0 अपान में 4 पाई, भाई ऊपर नीचे हमने 2 से गुणा कर दिया तो ऊपर हो जाएगा 2m, और बटे में कितना, r³। आप बताइए एक क्षण चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी, वही बताओ एक धारावाहिक प्रणालिका के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई कि नहीं आई, तो आप कहेंगे जी आई।
अतः हम कह सकते हैं कि एक धारावाही जो प्रणालिका है वह एक क्षण चुंबक के समान जो है व्यवहार करती है, एक क्षण चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। ठीक है, इस डेरिवेशन में आपको यही सिद्ध करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज इस चैप्टर का कम से कम 70% भाग हम आपको इसी क्लास में पढ़ाने वाले हैं। ये चैप्टर कोई बहुत भारी नहीं है ना, जिससे ये ख़त्म हो जाए। चलिए भाई, अब आगे हम लोग चुंबकत्व से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ेंगे और परिभाषाओं को पढ़ते हुए, चूँकि परिभाषाएं लिखेंगे नहीं, आपको समझाएंगे और नोट्स मैंने अभी कहा मैं आपको स्क्रीन पर दूंगा, बस आप वेट करते रहिए। ठीक है, स्क्रीन पर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी लोगों को इसका नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है। ठीक है, हाँ चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारी जो अगली हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं। देखिए टोटल 6 परिभाषाएं हैं, कुछ फार्मूला बेस है तो कुछ को आपको समझना है, और उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन है चुंबकीय प्रवृत्ति और सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू/r में संबंध। 2 नंबर में एग्जाम में हर बार आता है। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं। चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं। चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे सबसे पहली परिभाषा है चुंबकीय प्रेरण। क्या है भाई? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा आपको हेडिंग डालना है चुंबकीय प्रेरण। भाई चुंबकीय प्रेरण को हम वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर बी से। चुंबकीय प्रेरण क्या होती है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ जो होता है वो चुंबकित हो जाता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ का मतलब जैसे लोहा है, मान लीजिए चुंबकीय पदार्थ है, उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक क्या करेगा? उसे आकर्षित करेगा, और इस घटना को हम क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि किसी जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या करता है? उससे वह पदार्थ जो होता है चुंबकित हो जाता है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे अगर बात करें तो हमारी अगली परिभाषा है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता बिल्कुल फार्मूला बेस है। चुंबकन तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है कैपिटल एम, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, बटे में वी। वी क्या है? आयतन है। ठीक है, तो जो चुंबकीय पदार्थ होता है, क्या होता है? जो चुंबकित पदार्थ होता है, हमने कहा ना कि किसी चुंबक के समीप या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को चुंबकित पदार्थ को या चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। अब जो वो चुंबकित पदार्थ है, उस चुंबकित पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, वी क्या है? आयतन है। प्रति एकांक आयतन में जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है, उस चुंबकीय आघूर्ण को हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता। क्या कहते हैं भाई? चुंबकन तीव्रता। बताइए इतनी बात समझ में है कि नहीं? अच्छा, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और तीसरी परिभाषा अपनी जानेंगे चुंबकीय तीव्रता। देखिए भाई, चुंबकीय तीव्रता को हम एच अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। एच वेक्टर बराबर आपका होता है वेक्टर बी अपान में म्यू नॉट माइनस का आई। अच्छा, आई आप जानते हैं चुंबकन तीव्रता होती है। तो देखिए, जो चुंबकन क्षेत्र होता है, जिसमें मैंने कहा ना कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई जो चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है चुंबकीय तीव्रता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय पदार्थ है वह जिस क्षमता के साथ चुंबकित होता है उस क्षमता को हम कहते हैं चुंबकीय तीव्रता, और चुंबकीय तीव्रता को एच वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर अपान में म्यू नॉट माइनस का आई होता है। ये चुंबकीय तीव्रता का फार्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम सभी लोग पढ़ेंगे चुंबकशीलता। चौथी परिभाषा के मैंने कहा 6 परिभाषाएं। चुंबकशीलता अभी एक बार पुनः रिवीजन करा देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। चुंबकशीलता को हम सभी लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई? म्यू से। और म्यू का सूत्र आता है, म्यू बराबर होता है बी अपान में एच। क्या होता है भाई? बी अपान में एच। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो चुंबकित पदार्थ होता है उस चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। ये बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण ही तो है, और ये चुंबकीय तीव्रता है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। इसके बाद 5वीं परिभाषा है आपकी
सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता को हम लोग लिखते हैं म्यू आर से। म्यू आर बराबर होता है म्यू अपान में म्यू नॉट। देखिए म्यू होता है निरपेक्ष चुंबकशीलता, म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू आर होता है सापेक्ष चुंबकशीलता। तो हम कह सकते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहा जाता है। याद हो गई परिभाषा। और लास्ट परिभाषा है चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राह्यता, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राह्यता। ओके, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राह्यता को काई एम से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? काई एम से। और काई एम बराबर क्या होता है? काई एम बराबर होता है आई बटे एच। आई क्या थी? चुंबकन तीव्रता, ठीक है नहीं? बताओ आई क्या थी? चुंबकन तीव्रता। एच क्या? चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसका मान निर्वात के लिए जो इसका मान होता है, याद रखिएगा, निर्वात के लिए काई एम की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। और एक चीज़, जो ये सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर की वैल्यू है, सबसे पहले बात करेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ की। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है वह 1 से कम होती है, और जो सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर की वैल्यू होती है वह अन्य चुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से अधिक होती है। अन्य चुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से अधिक होती है। नॉलेज का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए बहुत अधिक होती है, 1 से बहुत अधिक होती है। ये बातें याद रखिएगा। एक बात आप लोग और याद रखिएगा। क्या बात याद रखेंगे? जो म्यू है, म्यू निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब मैं इसको एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, रिवीजन इसका करा देता हूँ। चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अर्थात चुंबक के समीप किसी हम चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो वह क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात करें चुंबकन तीव्रता की, तो जो पदार्थ चुंबकित होता है ना, उस चुंबकित पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। इसे आई से व्यक्त करते हैं, आई बराबर एम अपान वी। चुंबकीय तीव्रता की बात करें तो चुंबकीय तीव्रता क्या होती है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो चुंबकित पदार्थ है या जो चुंबकीय पदार्थ है वह जिस क्षमता के साथ चुंबक से क्या होता है? चुंबकित होता है, जिस क्षमता के साथ, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। भाई कोई चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक के पास जाएगा तो वो क्या होगा? अचुंबकित हो जाएगा, तो वह घटना चुंबकीय प्रेरण होगी। लेकिन जिस क्षमता के साथ चुंबकित होगा उसे हम कहेंगे चुंबकीय तीव्रता। इसे एच वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकशीलता की बात करें, बहुत आसान, म्यू बराबर बी अपान एच। अर्थात चुंबकित पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता और जो एच है वो एच क्या है आपका? एच चुंबकीय तीव्रता है, बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकित पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता। निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए इसका मान 1 से कम होता है, अन्य चुंबकीय पदार्थ के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए इसका मान 1 से बहुत अधिक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राह्यता क्या होती है? जो चुंबकित पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होती है, अभी मैंने बताया, और जो चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय तीव्रता होती है, एच क्या? चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय सुग्राह्यता, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई एम से प्रदर्शित करते हैं, काई एम बराबर आई बटे एच। इसका मान निर्वात या वायु के लिए कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है भाई? 0 होता है। अब आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक रिलेशन पूछा जाता है, म्यू आर जिसको चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं और चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध। चलिए इसको बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम करा देते हैं। अभी आप लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी, क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा वी नो दैट। आप लोगों ने पढ़ा कि जो चुंबकीय तीव्रता होती है एच वेक्टर बराबर वो आपकी होती है बी वेक्टर अपान में म्यू नॉट
माइनस का आई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बी अपान में म्यू नॉट बराबर एच प्लस का कितना भाई आई हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस का आई लिख सकते हैं। बी बराबर म्यू नॉट, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आई को आप लिख सकते हैं एच, आई बराबर लिख सकते हैं एच इंटू में काई एम, एच इधर चलाया तो ये हो जाएगा एच प्लस का आई के स्थान पर एच इंटू में क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे काई एम हो जाएगा। एच कॉमन ले लेंगे और एच को बाहर निकाल करके बी के बटे में भेज देंगे, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट और ये हो जाएगा 1 प्लस काई एम। कोई समस्या? बी बटे एच को आप खुद देख लीजिए, बी बटे एच को आप म्यू लिख सकते हैं जिसको चुंबकशीलता कहते हैं, तो म्यू लिख दिया मैंने, बराबर हो गया म्यू नॉट और ये हो गया 1 प्लस काई एम। म्यू नॉट को म्यू के बटे में भेज दिया तो म्यू बटे म्यू नॉट बराबर 1 प्लस कितना हो गया भाई, काई एम। अब आप लोग जानते हैं कि म्यू बटे म्यू नॉट जो होता है वो म्यू आर के बराबर होता है जिसे सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, तो इसके स्थान पर हम म्यू आर लिख सकते हैं और ये 1 प्लस कितना हो गया, काई एम। अब आप देख लीजिए म्यू आर और काई एम में यही संबंध है, म्यू आर और काई एम में क्या यही संबंध है। बताइए भाई, आज मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया और एक क्लास आपकी और होगी जिसमें आप सभी लोगों को हम चुंबकत्व का परमाणु मॉडल बताएंगे, साथ ही में पदार्थों का चुंबकत्व के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी के बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे। बस ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अब बात आई है नोट्स की कि इतना हमने पढ़ाया, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। मैं इधर खड़ा हूँ, अब आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मैं नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। बात की इच्छा है तो स्क्रीन पर ले लीजिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए बालाजी स्टडी मोशन, और बालाजी स्टडी मोशन पर आप सभी लोगों को इसकी PDF मैंने उपलब्ध करा दी है, आप पूरा नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको शो हो रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें एक बार, आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो चलिए भाई, आप सभी लोगों का नोट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।